हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं कौशिक कुमार आप सभी को कौशिक जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज आपका एसएससी जीडी का फर्स्ट क्लास होगा और मैं बता दूं कि कम समय देखते हुए आपको जो मैं पढ़ाऊंगा टू दी पॉइंट बातें करूंगा। मैं टू दी पॉइंट पढ़ाऊंगा जिससे कि कम समय में आपका सिलेबस कवर हो सके और इधर उधर की बातें ना करके मैं टू दी पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा। तो आज इस क्लास में हम हिस्ट्री देखेंगे, जो प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास से रिलेटेड आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे और जहां तक तो क्या है कि आज इतिहास में जो आज हमारा होगा वो हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी एक दो प्रश्न आते रहते हैं। वैसे प्राचीन इतिहास से कम प्रश्न आते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से एक दो प्रश्न आते हैं। वो नदी हो या किस नदी के किनारे, उसके बाद आपका किस किस क्षेत्र में क्या मिला है, तथा कौन सा स्थल किस क्षेत्र पे है, किस क्षेत्र में है, इसकी चौहद्दी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक फैला हुआ है, इन सारी चीजों पे आज हम डिटेल में बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी का सभ्यता का जो पीरियड है ये कब से कब तक है? तो वैसे आप कई बुक्स में आप अलग अलग टाइम पीरियड देखते होंगे, लेकिन जो सर्वमान्य है, जो सारे साइंटिस्ट ने सर्वमान्य किया है, वो जो है आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक लगभग सर्वमान्य है, जिसे सबने माना है। ठीक है, अब इसका है कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। तो क्या हुआ है कि सबसे पहले ये जो सभ्यता है इसकी खोज कहां पे हुई है? सिंधु नदी के तट पे सर्वप्रथम इसकी खोज हुई है। तो सर्वप्रथम सिंधु नदी के तट पे पता चला सिंधु घाटी के बारे में, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। यानी सर्वप्रथम हमें कहां पता चला? सिंधु नदी के तट पे पता चला सिंधु घाटी के बारे में। और पता है आपको कि इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। यानी सर्वप्रथम जिस स्थल की खोज हुई, सर्वप्रथम जिस स्थल की खोज हुई वो कौन सा स्थल था? हड़प्पा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब हम बातें करते हैं कि सर्वप्रथम क्या हुआ? सिंधु नदी के किनारे या मिला, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद है आपका कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस नदी पे? बाद है आपका कि सिंधु नदी हो गया, हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा जो सर्वप्रथम इसकी पता चला था हड़प्पा का। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। हम नदी की चर्चा बाद में करते हैं, सर्वप्रथम बताते हैं कि इसकी सबसे पहले किसे पता चला। ये सबसे पहले आपका चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दी है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया। अब है नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता कई बार एग्जाम में पूछा है किस आकार में फैला है? यह त्रिभुजाकार आकार में फैला है। किस आकार में फैला है? त्रिभुजा आकार में फैला है। उसके बाद है आपका यह दुनिया की क्या है? पहली शहरी सभ्यता है। यह दुनिया की पहली क्या है? शहरी सभ्यता है। फ्रेंड्स, आज दुनिया में कोई भी देश कितना भी विकसित हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन दुनिया का जो पहली शहरी सभ्यता है वो क्या है? हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है। आज इंग्लैंड, अमेरिका या जितने भी
दुनिया के कंट्री हैं वो कितना भी बोले कि हम बड़े हैं, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन दुनिया का पहला जो है सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? दुनिया का पहला शहरी सभ्यता है। अब जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, भारत का जो विभाजन होने से पहले पाकिस्तान हो गया, इधर आपका पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। तो हम थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? त्रिभुजाकार है। इसका हम चौहद्दी देखते हैं कि कहां से कहां तक फैला हुआ है। कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उत्तर में आपका है मांडा। कौन सा स्थल है? मांडा है, जो कहां है? जम्मू कश्मीर में स्थित। कहां है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद आपका जो दक्षिण में है, दक्षिण में जो है वो है दैमाबाद। क्या है? दैमाबाद। तो ये जो मांडा है वो कहां है? चिनाब नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। ध्यान रखिएगा, उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर क्या है? स्थित है। उसके बाद आपका जो दक्षिण में है सिंधु घाटी का सभ्यता का जो दक्षिणी भाग है वो क्या है? दैमाबाद। क्या है? दैमाबाद। दैमाबाद जो है यह प्रवर नदी के तट पर स्थित है। प्रवर नदी, ठीक है। ये कहां पे है? ये महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र में है। अब आपका जो पूरब में है, पूर्वी भाग जो है सिंधु घाटी सभ्यता का वो क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है, ये है उत्तर प्रदेश में। कहां है? उत्तर प्रदेश में। ये किस नदी पर स्थित है? तो ये है हिंडन नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? हिंडन नदी पर स्थित है। उसके बाद आपका जो पश्चिम में है सुक्का गेंडोर। क्या है? सुक्का गेंडोर। यह किस नदी पे स्थित है? तो वह है आपका दासक नदी पे स्थित है। तो कई बार एग्जाम में इससे भी एक प्रश्न आ जाते हैं, तो इसे भी आप ध्यान में रखिए कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है। तो आप सभी को समझ में आ गया। अब आप सभी से नोट कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जिसके बारे में प्रश्न आते रहते हैं, जैसे आपका लोथल हो गया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। इन सभी जगहों से क्या क्या चीजें मिला है, कौन कौन चीजें, जैसे कहीं से नर्तकी मिला है, कहीं से पंडित मिला है, कहीं से चावल मिला है। तो ये सारी जो अलग अलग स्थल है उसके बारे में डिटेल से बातें करेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थल। तो पहला जो सभ्यता है वो हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुआ है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने किया था? तो 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में किसने? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज यानी खुदाई 1921 ईस्वी में किसने किया था? दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट पॉइंट है जो इसका, यह जो है यह कहां पर स्थित है? यह किस नदी के किनारे स्थित है? ये रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है।
उसके बाद अगला पॉइंट है, यह पाकिस्तान के, कहां पे, पाकिस्तान के मोंटगोमरी, कहां, मोंटगोमरी जिला में स्थित है। कहां स्थित है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। समझ में आ रहा है? और इसे जो है, इसे जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी अगर पूछे तो किसे कहा जाता है? हड़प्पा को कहा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का। हम अब देखते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या चीजें मिला है जो एग्जाम में पूछता है। काफी इंपॉर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता, इससे क्या क्या मिला है? तो सबसे पहला है, इसमें विशाल अन्नागार मिला है। क्या मिला है? विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार कहां से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से मिला है, हड़प्पा स्थल से मिला है। दूसरा क्या मिला है? तो दूसरा मिला है मातृ देवी की मूर्ति। क्या मिला है? मातृ देवी की मूर्ति मिला है। उसके बाद जो है, जो हिंदू धर्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है? स्वास्तिक चिन्ह मिला है। क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा स्थल से क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह मिला है। उसके बाद जो नेक्स्ट मिला है लकड़ी का ताबूत। लकड़ी का ताबूत। प्रश्न आएंगे, अगर एक दो प्रश्न आते हैं तो इन्हीं से प्रश्न आएंगे हड़प्पा स्थल से। अगला स्थल, नेक्स्ट स्थल देखते हैं। अरे नोट करने टाइम ही ना दिलिए। अगला जो सभ्यता है, अगला जो स्थल है वो कौन सा है आपका? मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थल है? मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई कब हुई, यानी इसके बारे में कब पता चला? तो 1922 ईस्वी में। ये 1922 ईस्वी में, कब? 1922 ईस्वी में इसकी खोज किसने की थी? तो रखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी ने। अब है कि मोहनजोदड़ो किस नदी पर मिला, यानी इसकी खोज किस नदी पर हुई? तो इसकी खोज सिंधु नदी पे। किस नदी पे? सिंधु नदी पे। सिंधु नदी पे लड़काना जिला। किस जिला में? लड़काना जिला। सभ्यता का सबसे बड़ा क्या है? शहर है। यानी मोहनजोदड़ो है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। क्या है? सबसे बड़ा शहर है। यह जो है, यह भी कहां स्थित है? यह भी पाकिस्तान में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंधु घाटी, इसका मोहनजोदड़ो का, वो है, इसे क्या कहा जाता है? इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। ये क्या है कि मृतकों का टीला, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इसे क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अब मोहनजोदड़ो से जो चीजें मिली है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं उसे बताता हूं। देखते हैं। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो से जो सबसे पहला जो है, कांसे की
नर्तकी। जो पहला जो मिला है, जो एग्जाम में कई बार पूछा था कि कांसे की नर्तकी कहां से मिला है, ये कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। दूसरा है विशाल स्नानागार। क्या है, विशाल स्नानागार। क्या मिला है, विशाल स्नानागार। उसके बाद आपका सूती वस्त्र। बट ये दोनों पॉइंट आप जरूर याद रखिए, कांसे की नर्तकी और विशाल स्नानागार। उसके अलावा सूती वस्त्र, घर में कुआं, घर में कुआं। इसके अलावा पशुपति शिव, पशुपति शिव। ये सारी चीजें कहां से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। आप इसे नोट कर सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे बाहर आपका आपके एग्जाम में मैं कंफर्म बता दूं, इससे बाहर प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। अब आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला स्थल देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट स्थल है वो है आपका लोथल। क्या है, लोथल। अब लोथल में कौन कौन सी बातें याद करने के लिए है, तो वो देखते हैं। तो लोथल जो है, लोथल की खोज किसने की थी, SR राव। किसने की थी, SR राव ने की थी। लोथल कहां स्थित है, तो लोथल है गुजरात। कहां स्थित है, गुजरात में भोगवा नदी पर स्थित है। लोथल कहां है, गुजरात के भोगवा नदी पर स्थित है। उसके बाद है, लोथल को क्या कहा जाता है, लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंदरगाह स्थल कहा जाता है। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोथल से क्या मिला है, युगल समाधान। युगल समाधान। युगल समाधान मतलब क्या होता है कि उस समय में जो था, जब महिलाएं पुरुष को एक साथ क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। अगर कोई हस्बैंड और वाइफ अगर एक साथ मृत्यु हो गया उनका, तो क्या किया जाता था, उन्हें एक साथ ताबूत में रखकर दफनाया जाता था। इसका साक्ष्य कहां से मिला है हमें, तो ये मिला है लोथल से। कहां से मिला है, हमें लोथल से मिला है। इसके अलावा यहाँ पे फारस का मुहर मिला है, जो आपको कहीं भी काफी बुक्स में नहीं मिलेंगे, काफी टीचर नहीं पढ़ाएंगे। क्या मिला है, फारस का मुहर। फारस का मुहर मिला है। इससे क्या हमें पता चलता है कि हमारा व्यापार जो है विदेशों से उस टाइम में हुआ करता था। कहां से व्यापार हुआ करता था, विदेशों से व्यापार हुआ करता था। और यहाँ पे युगल समाधान, और एक और ध्यान दीजिएगा, ये जो युगल समाधान है, युगल समाधान क्या समझते हैं आप युगल समाधान से, क्या हस्बैंड और वाइफ यानी पति और पत्नी एक साथ तो मर नहीं जाते हैं एक बार में, एक साथ कभी मरते हैं क्या, कभी कभी ऐसा संयोग होता है, कभी मर जाते हैं। ऐसा देखा नहीं है कि पति पत्नी एक साथ मरते हैं। इससे आप क्या समझते हैं, युगल समाधान यानी हस्बैंड और वाइफ को एक साथ दफनाया जा रहा है। इसका मतलब क्या समझते हैं, जरा सोच के बताइए, आप कमेंट कीजिएगा। इसका मतलब यह होता है कि उस टाइम में क्या था, सती प्रथा था। यानी अगर पति मर गया तो उसके साथ क्या कर दिया जाता था, पत्नी को भी साथ में दफना दिया जाता था। इससे क्या पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम भी क्या था, सती प्रथा था। ठीक है, तो लोथल से ये सारी पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला सभ्यता देखते हैं। अगला
स्थल। अगला स्थल जो इंपॉर्टेंट स्थल है वो है आपका कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। अब कालीबंगा क्या होता है? कालीबंगा का कुछ अर्थ होता है। तो कालीबंगा का होता है काली 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 मिट्टी की चूड़ियां। क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ियां। काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। यहां पे क्या क्या मिला है? कौन कौन चीजें मिली है? तो यहां पे चूड़ी मिला है। दूसरा, जुता हुआ खेत। कहां से मिला है? कालीबंगा से। क्या मिला है? जुता हुआ खेत। क्या मिला है? जुता हुआ खेत कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। उसके बाद आगे जो मिला है वो क्या मिला है? हल। हल, हवन कुंड। हवन कुंड। और क्या मिला है? हवन कुंड मिला है। और कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज अलमानंद। कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी अलमानंद घोष ने। किसने की थी? अलमानंद घोष ने की थी। तो कालीबंगा से ये सारी चीजें मिली है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। इन सारी चीजों का आप नोट कीजिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। अगला सभ्यता जो है, अगला हम देखते हैं रंगपुर। क्या देखेंगे? रंगपुर। अगला सभ्यता जो हमारा है वो है रंगपुर। अब रंगपुर से कौन कौन सी चीजें मिला? रंगपुर से क्या क्या मिला? यह स्थित कहाँ है? तो रंगपुर कहाँ स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। यहाँ पे क्या मिला है? तो यहाँ पे मिला है धान की भूसी। धान की भूसी कहां से मिला है? तो यह रंगपुर से मिला है, धान की भूसी। उसके बाद है कि रंगपुर से लगभग धान की भूसी मिला है, यह गुजरात में स्थित है। और इससे ज्यादा प्रश्न आते नहीं है, बस यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कई स्थल और है, जैसे है आपका गुजरात में और कई स्थल है। जैसे गुजरात में है धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा गुजरात में स्थित है। उसके बाद आपका है राखीगढ़ी। यह गुजरात में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। कहां स्थित है राखीगढ़ी? हरियाणा में स्थित है। उसके बाद आपका हरियाणा में एक और है। क्या है? हरियाणा में है बनावली। क्या है? हरियाणा में एक और स्थल है। कौन सा स्थल है? बनावली स्थित है, जो सरस्वती नदी पर स्थित है, जो खत्म हो गया है। कहां पर स्थित था? सरस्वती नदी पर स्थित था। उसके बाद तो कई सारा हमने सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे पॉइंट्स देखा। आपको बता दूं कि एसएससी जीडी में इससे बाहर आपका प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं आएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं देखते हैं। क्या देखते हैं? कुछ विशेषताएं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कुछ विशेषताएं। सबसे पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। आप नोट करते जाइएगा, एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक नगरीय
सभ्यता थी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? मातृसत्तात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? मातृसत्तात्मक थी। इसका जो है मुख्य व्यापार क्या था? मुख्य व्यापार क्या था? कृषि था। यानी मुख्य व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य आधार यानी मुख्य व्यापार क्या था? कृषि था तथा इसकी व्यापार विदेशों से भी होता था। व्यापार कहां से होता था? विदेशों से भी होता था। ठीक है। इस टाइम जो था लैंग्वेज नहीं होता था, यानी इस टाइम का जो भाषा होता था यानी राइटिंग का जो स्किल होता था वो भाव चित्रात्मक होता था। भाव चित्रात्मक भाषा क्या था? भाव चित्रात्मक होता था। लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक होती थी। उस समय की लिपि जो है, उस समय की लिपि जैसे आज हम क्या करते हैं, बाएं से दाहिने लिखते हैं, उस समय क्या होता था? दाएं से बाएं लिखा जाता था। दाएं से बाएं लिखा जाता था। कैसे लिखा जाता था? दाएं से बाएं लिखा जाता था। और क्या था इंपॉर्टेंट पॉइंट? इनके मुहरों पे गाय और सिंह क्या था? इनके मुहरों पे इनका जो मिट्टी का मुहर होता था उस पे गाय और सिंह का चित्र नहीं मिला है। बाकी सभी जानवर का चित्र मिला है, लेकिन इनके मुहरों पे क्या मिला है? गाय। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने चीजें मिली है, जितने मुहर मिला है, बर्तन मिला है, उनपे सारे जानवर का चित्र मिला है, लेकिन गाय और सिंह का चित्र नहीं मिला है। किसका? गाय और सिंह का चित्र नहीं मिला है। आप इसे नोट कर लीजिए, आगे कुछ मैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, विशेषताएं और कुछ है। दिख रहा है? उसके बाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे? लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। और जब लोहे से परिचित नहीं थे, वो किसी भी लोहे से बना हुआ हथियार से भी परिचित नहीं होंगे, अर्थात वह तलवार या युद्ध कला में तलवार वगैरह का यूज नहीं करते थे, क्योंकि वो लोहे से परिचित थे ही नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग करते थे। बर्तन पर किसका प्रयोग करते थे? यानी अधिक मात्रा में वो लाल रंग का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। दुनिया का यानी आप जो कपास, दुनिया का पहला कपास के उत्पादक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादक थे। यानी सर्वप्रथम कपास का उत्पादन अगर किसी ने किया था तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। वो कृषि भी करते थे, यानी वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि तो करते ही थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय व्यापार था। यानी कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन ट्रेडिंग, आज जो पूरी दुनिया का जो विकसित होने का जो जिस देश का जितना बड़ा
व्यापार होता है वो देश उतना विकसित कर रहा है आजकल, उतना आगे बढ़ रहा है। और बताइए कि हमारे भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता था उस समय में इनका व्यापार सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय था। न कृषि था न पशुपालन था। और आप जानते हैं कि आजादी के टाइम में हमारा मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। इतना हम परेशान थे। और आज धीरे धीरे हम व्यापार की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारा देश भी क्या हो रहा है? विकसित हो रहा है। और उस टाइम में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। इसी कारण ये क्या है? ये काफी विकसित लोग थे। ये शहरी सभ्यता थी, इसीलिए कहा जाता है क्या? यह क्या था? शहरी सभ्यता था। काफी डेवलपिंग टाइम था उस टाइम भारत का। आगे जो है ये आपका जो विशेषताएं हो गए, उसके बाद देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय का जो वर्ग था, जैसे आजकल क्या है कि ये जाति वो जाति, जाति धर्म, इतना भेदभाव, ये सारी चीज उसमें जाति प्रथा था ही नहीं सिंधु घाटी सभ्यता में, तभी तो इतना विकसित किया। आज देख रहे हैं कि जिस भी कंट्री में ये जाति भेदभाव ये सब नहीं, वो देश काफी आगे बढ़ रहा है, काफी डेवलप कर रहा है। और हमारे देश में इंडिया में भी क्या कंडीशन है जाति प्रथा का, आप देख ही रहे हैं। तो उस टाइम में क्या था? जाति प्रथा नहीं था। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता के जो समाज थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो समाज थे, उन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। कितने वर्ग में? 4 वर्ग में। उन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला था विद्वान। पहला वर्ग क्या थे? विद्वान था। विद्वान कौन होते थे? जो पूजा पाठ या उस समय के जो वेदों का ज्ञान रखते थे, जिन्हें हर चीज की ज्ञान होती थी, विद्वान होते थे। जो राजा महाराजा के उनकी सफलता की कामना करते थे, उन्हें पूजा करवाते थे, पूजा पाठ उनकी सफलता की कामना करते थे, यज्ञ करवाते थे, वो क्या होते थे? जिन्हें वेदों की संपूर्ण ज्ञान था, उन्हें क्या कहा जाता था? विद्वान कहे जाते थे। जिन्हें पंडित, आजकल वाला पंडित नहीं, उस समय के जो चारों वेद पुराण सभी के ज्ञाता होते थे, वो क्या होते थे? विद्वान। आजकल के पंडित तो आप जानते हैं कि कैसे होते हैं। अगला है आपका योद्धा। नंबर 2 में क्या है? योद्धा। पहले नंबर पे कौन थे? विद्वान। दूसरे नंबर पे कौन? योद्धा। योद्धा वो होता था जिनके लिए ये विद्वान कामना करते थे, जिनकी सफलता का कामना करते थे, जिनके लिए यज्ञ करवाते थे, ये योद्धा होते थे। जो क्या करते थे? इनका काम था पूजा पाठ करना, राजा के सफलता की, उनकी सफलता की कामना करना, उनके विजय की कामना करना, यज्ञ करवाना। और योद्धा जो थे, योद्धा का क्या काम था? इनका काम था युद्ध लड़ना। इनका क्या काम था? युद्ध लड़ना। यानी सबका काम बटा हुआ था। देख लीजिए यहाँ पे जाति प्रथा नहीं है, काम के हिसाब से लोगों को रेस्पेक्ट दिया जा रहा है। तो पहला काम था राजा, विद्वान थे। दूसरा थे योद्धा, जो युद्ध लड़ते थे। इन्हीं में से क्या होते थे? राजा हुआ करते थे। तीसरा है आपका, तीसरा वर्ग जो था, थर्ड वर्ग जो था, व्यापारी थे। कौन था? व्यापारी वर्ग था। तीसरा वर्ग कौन था? व्यापारी वर्ग था, जो व्यापार करते थे। क्या करते थे? जो व्यापार करते थे। इसमें सिर्फ यानी बहुत सारे जो भी व्यापार से रिलेटेड है वो व्यापारी वर्ग आते थे तीसरे में। इनका काम सिर्फ था व्यापार करना। इनको ना युद्ध से मतलब था, ना इनको पूजा से, ना यज्ञ से, इन्हें किसी चीज से मतलब नहीं था। ये सिर्फ अपना व्यापार करते थे। इनका काम था राजा बनना, लड़ाई करना, क्षेत्र को जीतना। इनका काम था इन राजाओं के लिए, यानी अपने पूरे प्रजा के लिए राजा के इस क्षेत्र की कामना करना, यज्ञ करवाना, समृद्धि की कामना करना। ये सारी चीजें किसका काम था? विद्वान का काम था। व्यापारी का हो गया व्यापारी। और चौथे वर्ग जो थे वो श्रमिक थे। श्रमिक वर्ग या आप बोल सकते सेवादार। इनका काम था इन तीनों का, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, इन तीनों का ये क्या करते थे? सेवा करते थे। क्या करते थे? सेवा करते थे। यानी ये क्या थे? श्रमिक वर्ग थे। तो इस तरह से उस समय का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? 4 वर्गों में बटा हुआ था। आगे देखते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता से पैरेलल कुछ सभ्यताएं हैं
जिसे हम देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से पैरेलल एक है मेसोपोटामिया का सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसका टाइम पीरियड माना जाता है 10,000 ईसा पूर्व। ये सब आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं थोड़ा नोट करवा देता हूं। दूसरा है मिस्र की सभ्यता। ऐसे पूछता है कभी कभी, मिलान में आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से मिलाइए कि इसके समानांतर कौन कौन सभ्यता था। दूसरा है मिस्र की सभ्यता। इसका अप्रॉक्स लगभग टाइम पीरियड माना जाता है 2100 ईसा पूर्व। ठीक है। उसके बाद है आपका रोम की सभ्यता। कौन है? रोम की सभ्यता। इसका टाइम है 600 लगभग। उसके बाद है आपका फारस की सभ्यता। इसका टाइम पीरियड लगभग है 500 ईसा पूर्व। ये सारी सभ्यताएं कभी कभी मिलान में आ जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, इनमें डिप में जाने की उतनी जरूरत है नहीं। आगे देखते हैं। लगभग सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया है। इसके साथ साथ हम कुछ और चीजें देखते हैं इसके आगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जितने भी हमारे देश का जो इतिहास है, इतिहास का जो पता चला है, वो लगभग सभी विदेशी यात्री हो या विदेशी राइटर हो, उन्हीं के माध्यम से हमारे देश का इतिहास पता चलता है। तो हम अभी देखेंगे कि विदेशी यात्री द्वारा जो भारत का वर्णन किया गया है, उनका कौन सा ऐतिहासिक, जो हमारे प्राचीन इतिहास में उस टाइम ईसा पूर्व के टाइम में आए हैं, बहुत सारे यात्री आए हैं, या उन्होंने जो हमारे देश के बारे में कुछ लिखा है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं, क्या देखेंगे कि विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन। क्या देख रहे हैं? विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन। अब देखते हैं, कई सारे विदेशी यात्री आए जिनसे प्रश्न आते रहते हैं हमारे एग्जाम में, वो देखते हैं। तो पहला है हेरोडोटस। हेरोडोटस, लाइट कट गया, थोड़ी सी आपको परेशानी होगी। हेरोडोटस कौन था? हेरोडोटस। इसने कौन सी बुक की रचना की थी? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ध्यान में रखिए, ये सारी चीजें आप नोट करते जाइए। कौन था? हेरोडोटस। इसकी कौन सी बुक थी? हिस्टोरिका। दूसरा जो था, दूसरा है मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज। काफी फेमस बुक है इसका, जो कई बार एग्जाम में पूछा। इसका कौन सा बुक था? इंडिका। इंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनीज। उसके बाद है आपका टॉलमी। कौन? टॉलमी। ये सारा हमारे ईसा पूर्व के टाइम में ये सब राइटर, ये जो यात्री थे, आए थे, कौन थे? टॉलमी। इनका कौन सा बुक था? जियोग्राफिका। कौन सा बुक था? जियोग्राफिका। उसके बाद है जो नेक्स्ट है आपका, आप बिल्कुल नोट करते जाइएगा, इसे काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है प्लिनी। दोस्तों आप ध्यान रखिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आपके एग्जाम के लिए, मैं सारा वो कवर कराऊंगा, आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए। तो नेक्स्ट क्या है? प्लिनी है। ये एसएससी जीडी में पिछले बार पूछा भी गया है इनसे प्रश्न। तो क्या है? प्लिनी। प्लिनी किसने लिखा था? प्लिनी के द्वारा लिखा कौन था? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्टोरिका।
नेचुरल हिस्टोरिका। नेक्स्ट जो है उसके बाद जो है आपका अलबर्नी। उसका कौन सा यात्री है? अलबर्नी। अलबर्नी के द्वारा क्या लिखा गया था? तो किताबुल हिंद। क्या लिखा गया था? किताबुल हिंद। ऐसे एक और नाम है तहकीके हिंद। तहकीक ए हिंद। क्या है? तहकीक ए हिंद। अगला जो आपका है नेक्स्ट जो है वो है मार्को पोलो। मार्को पोलो कहां का था? चीनी यात्री था। उसके बाद है अगला जो यात्री है आपका वो है कौन? ह्वेनसांग। अगला यात्री कौन है आपका? ह्वेनसांग है। ह्वेनसांग का कौन सा बुक है? सी यू की। कौन सा है? सी यू की। ह्वेनसांग किसके दरबार में रहता था? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन। ह्वेनसांग किसके दरबार में रहता था? हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। ह्वेनसांग किसके दरबार में रहता था? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। लाइट का थोड़ी परेशानी होगी आपकी लाइट, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद है आपका फाहियान। कौन है? फाहियान। ह्वेनसांग फाहियान तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो वीवीआईपी है, ठीक है। उसके बाद है आपका कौन? फाहियान। इसकी कौन सी बुक है? फो क्यू की। फो क्यू की। देखिए फ से फाहियान, फ से फो क्यू की। यह किसके दरबार में रहता था? ये था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ये किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है, ये सारे आप नोट कर लीजिए क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट है और एक दो बार आप पढ़िएगा, आपका ध्यान में बिल्कुल आएगा। जब आपके सामने एग्जाम में प्रश्न होंगे तो आप जरूर इसे सॉल्व कर पाएंगे, आपके दिमाग में आ जाएगा कि ऐसा हमने पढ़ा था। उसके बाद है तारानाथ। कौन है? तारानाथ। इसका दो बुक है, तारानाथ का दो बुक है। कौन कौन से है? कांगयूर, कांगयूर, तंगयूर। कौन कौन सा बुक है? कांगयूर और तंगयूर। थोड़ा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि फाहियान जो था, कौन? फाहियान जो था वह, उसका जो पुस्तक है फो क्यू की, ये किसके दरबार में रहता था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। तो आपका इस तरह से ह्वेनसांग कब आया था भारत? 629 ईस्वी में, और फाहियान कब आया था? 399 ईस्वी में। तो इस तरह से आप इसे नोट कर लीजिए। आगे कुछ और इतिहासकार है और यात्री है, उसे मैं लिखता हूं इसे मिटाकर, ठीक है। नेक्स्ट है अगला यात्री जो है आपका है इब्न बतूता। कौन है? इब्न बतूता। इब्न बतूता जो था वो किसके दरबार में रहता था? यह मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किसके दरबार में रहता था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता था। यह लगभग 7000 किलोमीटर 7000 किलोमीटर यात्रा करके कहां आया था? भारत आया। 7000 किलोमीटर यात्रा करके कहां आया? भारत आया। इसका जो पुस्तक है, इसका पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। इसके जो बुक्स है उसका नाम क्या है? रेहला, ठीक है। नेक्स्ट यात्री जो है जिसे हमारे इतिहास का पता चलता है वह कौन सा है? अब्दुल रज्जाक। याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक।
कौन है? अब्दुल रज्जाक। यह कहां का रहने वाला था? यह फारस का रहने वाला था। यह फारस का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? फारस का रहने वाला था। इसका बुक जो है, ये कौन सा बुक लिखा है? मतला ए साहिल। मतला ए साहिल। मतला ए साहिल। अब्दुल रज्जाक जो था वह किसके दरबार में रहता था? तो कृष्णदेवराय। अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? कृष्णदेवराय के दरबार। तो ये सारा इतिहासकार, इन यात्रियों के बुक से हमें हमारे भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो इन सारे इतिहासकार को आप नोट कर लीजिए, आप इसे सारे को ध्यान में रखिएगा। आज की क्लास में इतना ही। इतिहास का क्लास हम कल लेंगे और नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा वो ज्योग्राफी से होगा। अभी जस्ट थोड़ी देर बाद मैं उस क्लास को भी अपलोड करूंगा। अभी थोड़ी लाइव की परेशानी, इसलिए आप लोगों को लाइव नहीं आ पा रहे हैं। आप लोग को ऑफलाइन वीडियो मिलेगा हमारे चैनल पे, कौशिक जीएस एकेडमी पे, और आप हमारे चैनल से जितना जल्द हो सके जुड़ जाइए। और कल के क्लास में इससे आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम वेद स्टार्ट करेंगे, और जितना हो सके, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टू दी पॉइंट आपको पढ़ाऊं और आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊं। और सिर्फ सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करवाऊं, मतलब आप एग्जाम से, जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है या आते हैं एग्जाम में, उन सारी क्वेश्चन को कवर करूं। तो आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, अभी थोड़ी देर बाद लूंगा, ब्रेक के बाद, ज्योग्राफी के क्लास में।